ठीक है। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम कौस्तुमी संजय कांबले है। मैं सगो बर्वे मार्ग मनपा हिंदी माध्यमिक शाला कुर्ला यहाँ पे कार्यरत हूँ। आज हम विषय भूगोल 9वीं कक्षा का देखेंगे। लेसन का नाम है यातायात और संचार माध्यम। ठीक है, तो यातायात यानी क्या? आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था। यातायात यानी हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसको यातायात कहा जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बस पकड़ी और बस से दूसरी जगह पे चले गए तो उसको यातायात कहा जाता है। ठीक है, तो यातायात यानी जो किया जाता है तो उसके मार्ग रहते हैं, यातायात के साधन रहते हैं, और यातायात जो है वो आप कौन से मार्ग का या कौन से साधन का किस लिए यानी कैसे उपयोग कर रहे हो, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे एक सारणी दी गई है तो उसको आप लोगों को पूरा करना है। तो यातायात के मार्ग बताए हैं, दूसरा है यातायात का साधन, और तीसरा है उपयोग किसके लिए या किस लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे यातायात का मार्ग जो बताया है सड़क मार्ग। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि यातायात के 4 मार्ग हैं। आप लोग बोलोगे कि 4 कैसे, 5 मार्ग है। आप बोलोगे कि यानी 5 कैसे, 3 ही तो मार्ग है, ऐसा बोलोगे तो आप लोगों को आगे बताएंगे। यहाँ पे अभी आप लोगों के सामने जो है इस चार्ट में जो दिए हैं वो मार्ग से भी आप लोगों को पता चलेगा। तो यातायात के मार्ग देखो, पहला है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग यानी उसके लिए साधन बताया है रिक्शा। तो अभी रिक्शा का उपयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है? यात्री के लिए, क्योंकि रिक्शा सड़क पर ही चलती है। इसके लिए उसका मार्ग जो है यातायात का सड़क मार्ग है, और यातायात का साधन रिक्शा बताया है, और उसका उपयोग जो है यात्री के लिए किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बताया गया है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग में यहाँ पे यातायात का साधन कौन सा बताया है? मालगाड़ी। अभी मालगाड़ी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो मालगाड़ी का उपयोग जो है वो माल की यातायात के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे यानी रिक्त जगह दिख रही है वहां पे आप लोग लिख सकते हो माल की यातायात के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी यातायात का मार्ग जो है वो पूरा ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन यातायात का साधन जो है उसमें मेट्रो लिखा है। तो अभी मेट्रो का यानी मेट्रो चलती है किस पर? यानी रेल मार्ग है उसका। यातायात का मार्ग जो है तो पहले कॉलम में आएगा रेल मार्ग, और फिर यहाँ पे किस लिए उपयोग किया जाता है रेल मार्ग का? अभी आप लोगों को पता है रेल मार्ग का यानी मेट्रो का उपयोग जो है वो यात्रियों के लिए किया जाता है। और रेल का उपयोग जो है हम लोग देखते हैं वो मालगाड़ी जो रहती है वो अलग रहती है रेल, लेकिन यहाँ पे मेट्रो में अभी आप लोग देख रहे हो कि पैसेंजर यानी यात्री जो रहते हैं वही यानी उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद है यातायात का मार्ग जल मार्ग। तो यहाँ पे जल मार्ग दिया है, तो जल मार्ग में यानी आप लोग यातायात साधन जो है उसको बोट लिख सकते हो। हाँ, बोट। तो वहां पे आप लोग यानी यातायात का साधन में बोट लिखोगे, और इसका उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? यात्रियों के लिए ही किया जाता है। फिर उसके बाद आगे देखो, यातायात का साधन यातायात का मार्ग जो है वो ब्लैंक है। यातायात का साधन जो है हेलीकॉप्टर लिखा है। तो हेलीकॉप्टर जहाँ पे लिखा है उसके पहले कॉलम में यातायात मार्ग जो है वहां पे हवाई मार्ग आएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो हवाई मार्ग यानी यातायात के लिए उपयोग में लाया जाता है, और हेलीकॉप्टर का उपयोग जो है वो भी यात्रियों के लिए ही किया जाता है।
उसके बाद देखो हवाई मार्ग यातायात मार्ग में बताया गया है। अभी हवाई मार्ग में पहले तो हमने देखा हेलीकॉप्टर, दूसरा हवाई मार्ग जो है तो यातायात साधन कौन सा आएगा, विमान आएगा। तो उस विमान का उपयोग भी यात्रियों के लिए ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाई देगा यातायात मार्ग जो है वो ब्लैंक है, लेकिन यातायात साधन जो है वहां पे पनडुब्बी लिखा है। अभी पनडुब्बी यानी क्या, जो पानी में यानी जाते हैं उसमें बैठ के, तो वो पनडुब्बी। तो वो कहाँ पे चलती है, जल मार्ग पे। तो यातायात मार्ग जो आएगा जल मार्ग आएगा। और यहाँ पे उपयोग किसके लिए किया जाता है, पनडुब्बी का उपयोग जो है वो ज्यादातर यानी पानी के अंदर की जानकारी लेने के लिए, संशोधन के लिए या संरक्षण यानी किसी को बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है यातायात मार्ग जो है वो जल मार्ग बताया है। अभी जल मार्ग का देखो यहाँ पे यातायात साधन जो है वो ब्लैंक छोड़ा है, लेकिन उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, माल की यातायात के लिए। तो यहाँ पे जल मार्ग में जो है वो जहाज, यातायात साधन जो है वो जहाज लिखोगे, और माल की यातायात के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए यातायात मार्ग जो है वो ब्लैंक दिखाई दे रहा है, लेकिन यातायात साधन जो है वो खच्चर है। अभी खच्चर जो है उसकी यातायात, खच्चर ये साधन जो है वो कहाँ पे, सड़क मार्ग पर चलाया जाता है, यानी सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है। और इस ये जो है वो माल की यातायात के लिए इसका उपयोग करते हैं। अभी फिर से देखिए यहाँ पे यातायात मार्ग का साथ यानी यातायात मार्ग बताया है रेल मार्ग, और उसका उपयोग जो है वो यातायात साधन जो है मालगाड़ी है, और उसका उपयोग जो है वो माल की यातायात के लिए किया जाता है। और लास्ट जो है वो नल मार्ग है। नल मार्ग यानी ये यातायात मार्ग है, और उसका उपयोग जो है सॉरी साधन जो है वो क्या है, पाइप है। और उपयोग जो है वो यानी जो भी लिक्विड पदार्थ रहते, द्रव पदार्थ रहते, उसकी यातायात के लिए। देखो नल मार्ग से ही क्या किया जाता है, लिक्विड पदार्थ की यातायात की जा सकती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सप्लाई किया जा सकता है। या उसमें आप लोग गैस का भी उपयोग कर सकते हो, यानी गैस का भी आप लोग क्या कर सकते हो, पाइप के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान यातायात कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सारणी जो है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे यातायात के साधन बताए हैं। ये अभी आप लोगों को पता ही है ना। यहाँ पे एक छोटा सा यानी प्लेन दिखाई दे रहा है, जेट दिखाई दे रहा है, इंजन दिखाई दे रहा है, रेलवे इंजन है, टैक्सी है। तो ये यातायात के साधन है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम लोग इनका उपयोग करते हैं। उसके बाद देखो अभी यहाँ पे यानी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप लोगों को उन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं या देखने हैं। तो देखो आगे कुछ विशेष स्थिति दी गई है, उस स्थिति में आप कौन से यातायात मार्ग एवं साधनों का उपयोग कर सकते हैं, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो यानी जब यानी स्थिति ऐसे निर्माण होती है, तो ऐसी स्थिति में यानी कौन कौन सी स्थिति में आप कौन से साधन का उपयोग करके यानी उपयोग कर सकते हो, तो वो उदाहरण के साथ आप लोगों को बताना है। तो पहली स्थिति देखो, आपातकालीन स्थिति में आपको नागपुर से भोपाल जाना है। तो ऐसी स्थिति में अभी आप लोग कौन से यातायात का उपयोग कर सकते हो। तो आपातकालीन स्थिति में आप लोग क्या करोगे, कौन से यातायात का उपयोग करोगे, हवाई मार्ग का उपयोग करोगे। और हवाई मार्ग में आप लोग विमान का उपयोग करके वहां तक जाओगे। अभी आपातकालीन स्थिति में यानी उसका कारण क्या है, क्योंकि आपदाग्रस्त व्यक्ति जहाँ पे रहते हैं, तो ऐसी जगहों पर ही आपातकालीन स्थिति निर्माण होती है, तभी वहां पे आपदाग्रस्त लोग रहते हैं। और ऐसे स्थिति में लोगों को औषधि, पानी, भोजन, वस्त्र और जो भी जीवनावश्यक वस्तुएं जो है उनकी पूर्ति जो है वो शीघ्रता से हो, इसके लिए वहां पे
विमान के द्वारा यानी हवाई मार्ग के द्वारा आप लोग यानी जाके लोगों की मदद कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, स्वच्छता संदेश देते हुए आपको कन्याकुमारी तक जाना है, इसलिए आपको कोई समय मर्यादा नहीं है। यानी आप लोगों को ऐसे कुछ टाइम की लिमिट नहीं दी है, यानी बहुत समय है आपके पास, आप स्वच्छता का संदेश देते हुए एक स्थान से यानी कन्याकुमारी तक आप लोगों को पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करोगे, यानी सड़क मार्ग का उपयोग करोगे, और सड़क मार्ग का उपयोग करते हुए आप लोग यातायात साधन जो है वो बस या आपका जो निजी वाहन जो रहेगा, यानी आपका जो प्राइवेट जो भी वाहन रहेगा उसका उपयोग आप लोग करोगे। और क्यों? क्योंकि स्वच्छता का संदेश आप लोगों को घर घर तक जाके देना है, लोगों तक पहुंचकर यानी उसके बारे में बताना है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के पास सड़क मार्ग का, क्योंकि सड़क मार्ग के द्वारा आप लोग सभी व्यक्तियों के पास पहुंच सकते हैं। उसके बाद है कोकन से हापुस आम अरब देशों में भेजने हैं। अभी यहाँ पे कोकन से हापुस आम आप लोगों को अरब देशों में भेजने हैं। अभी हापुस आम जो है या आम जो है वो एक फल है और वो जल्दी खराब होता है, इसके लिए आपके पास समय कम है। तो ऐसे समय में आप लोगों को कोकन से अरब देश, अभी अरब देश और कोकन इनमें अंतर बहुत है, और यानी यातायात में ही क्या हो जाएगा, वो आम जो है वो खराब हो जाएंगे, इसके लिए आप लोगों को उनको तुरंत वहां पे पहुंचाना है। तो ऐसे समय में आप लोग क्या करोगे, हवाई मार्ग का उपयोग करोगे, और उसके लिए साधन जो है आप लोग विमान का उपयोग कर सकते हो। यानी हापुस आम जो है वो क्या है, नाशवान पदार्थ है, इसके लिए आप लोगों को तीव्रता से या तीव्र गति से यानी उसकी यातायात करना आवश्यक है। उसके बाद है पुणे से इंद्रायणी चावल की निर्यात दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कम लागत में करना है। अभी यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे कि हापुस आम के लिए विमान का उपयोग किया, हवाई जहाज का उपयोग किया, तो यानी दूसरे देश भेजना है इसके लिए। तो अभी चावल भी क्या करना है, हमको दक्षिण अफ्रीका भेजना है, तो इसमें भी हम लोग यानी हवाई मार्ग का उपयोग कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, इसमें आप लोग हवाई मार्ग का उपयोग नहीं करोगे। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग इसमें यानी जहाज का उपयोग करोगे। क्यों करोगे? जल मार्ग का उपयोग करते हुए जहाज इस साधन का उपयोग करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो चावल जो है वो खराब नहीं होता है, यानी नाशवान पदार्थ नहीं है, इसके लिए इसकी यातायात जो है वो आप लोगों को आराम से आप लोग कर सकते हो, यानी कम लागत में, जैसे कि कम खर्चा हो सकता है उसमें। अभी हापुस आम का जो निर्यात आपने किया तो उसमें आप लोगों की लागत जो है वो अधिक लगी, क्योंकि हवाई मार्ग से उसकी यातायात हो गई, लेकिन आप लोगों को चावल की यातायात जो है वो आप लोग जहाज से यानी जल मार्ग से कर सकते हो, उसमें कम लागत हो सकती है। उसके बाद देखो, आपको अपने गांव से सिंगापुर घूमने जाना है, उसके लिए आपके पास 10 दिनों का समयावधि है। तो अभी आपको यानी घूमने के लिए जाना है, लेकिन 10 दिन का ही टाइम है, तो ऐसे समय में आप जाओगे कितना फिर आओगे, इतने में ही आप लोगों का पूरा दिन यानी 10 जो दिन है वो चले जाएंगे। तो ऐसे समय में आप लोगों को तुरंत जाके यानी वहां पे घूम के फिर रिटर्न आना है। तो ऐसे समय में आप लोग क्या करोगे, हवाई मार्ग का उपयोग करोगे, उसमें विमान ये साधन का उपयोग करके आप सिंगापुर घूमने के लिए जाओगे, क्योंकि वहां घूमने के लिए केवल 10 दिनों का ही समय आपके पास है। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग यानी हवाई मार्ग को अपना सकते हैं। ठीक है, ये देखो यात्राओं के लिए विभिन्न यातायात के साधन। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, बस से आप लोग ट्रेवलिंग करते हो, रिक्शा है, यहाँ पे प्लेन यानी ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे स्कूल की बस है बच्चों की, यहाँ पे जहाज है, बोट है। तो यानी ये यातायात के अलग अलग साधन बताए। तो यहाँ पे देखो,
यातायात एवं साधन के 5 प्रकार। तो पहला है सड़क मार्ग है, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा जल मार्ग, चौथा हवाई मार्ग और पांचवा है नल मार्ग। तो ये यातायात साधन के 5 प्रकार है जो कि हमने देखे अभी। तो अभी यहाँ पे यातायात मार्ग एवं साधनों का चुनाव करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। तो अभी यहाँ पे ये निम्न बातें ध्यान में रखेंगे। पहला तो है, अभी आप लोगों को समझ में आया ही होगा, यात्रा अथवा माल की यातायात करने के लिए आपको किन बातों का विचार करना पड़ता है। पहला है यानी मार्ग कौन सा अपनाना है, दूसरा है यातायात साधन कौन सा अपनाना है और तीसरा है आप लोग यानी किस लिए यानी उस साधन का या उस मार्ग का उपयोग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यानी यातायात साधन उपयोग में लाना है। उसके बाद यात्राओं के लिए विभिन्न यातायात एवं साधन उपलब्ध होने से उन विकल्पों का विचार हम कर सकते हैं। तो उसमें सड़क मार्ग है, रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, नल मार्ग। तो ये यातायात के 5 मार्ग आपको बताए। अभी यातायात मार्ग एवं साधनों का चुनाव करते समय हमको ये निम्न बातें ध्यान में रखनी है। तो पहला है देखो अंतर। तो अंतर यानी यातायात के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें, यानी आप लोग जिस स्थान से यातायात कर रहे हो और कौन से स्थान पे आप लोगों को जाना है, तो उन दोनों के बीच का अंतर जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि कितना है। अगर कम रहेगा तो आप लोग सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हो, ज्यादा रहेगा तो आप ट्रेन का भी उपयोग कर सकते हैं, यानी रेल मार्ग का भी उपयोग कर सकते हो। यानी समय के अनुसार, समय भी आपके पास कितना है, यानी ये सारी चीजें ध्यान में रखकर आप लोगों को क्या करना है, यानी यातायात साधन का चुनाव करना है। उसके बाद है दूसरा है प्राकृतिक रचना। प्राकृतिक रचना भी उस स्थान पर जाने के लिए या वहाँ की स्थिति जो है, प्राकृतिक रचना है किस प्रकार की है वो देखना है। अगर आप लोग दूसरी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे पहाड़ है, तो ऐसी जगहों पे आप लोग किस मार्ग का उपयोग कर सकते हो वो देखना जरूरी है। कहीं कहीं पर यानी आप दूसरी जगह पे जा रहे हो तो वहां पे यानी जाने के लिए प्राकृतिक रचना जो है जल मार्ग सॉरी जल रहेगा वहां पे पूरी सभी जगह पे, या क्या बोल सकते हैं किसी जगह पे पहाड़ रहेगा, किसी जगह पे समतल पृष्ठभूमि रहेगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रचना देखने को मिलती है, उसके अनुसार आप लोग यातायात साधन का चुनाव कर सकते हो। उसके बाद है मार्ग एवं साधन, यानी कौन सा मार्ग और कौन सा साधन उपयोग में लाओगे ये चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाजार केंद्र। बाजार केंद्र यानी जो जगह पे जा रहे हो तो वहां पे बाजार केंद्र ये देखना भी जरूरी है। नेक्स्ट है जलवायु। कौन सी जलवायु उस जगह पे स्थित है यातायात के दौरान, तो उसके अनुसार वो भी देखना आवश्यक है। वस्तु यानी जो वस्तु की यातायात आप कर रहे हो वो वस्तु कितनी मात्रा में है या किस प्रकार की है वो देखना आवश्यक है। उसके बाद समय, यानी जैसे कि अभी उदाहरण दिया था, यानी आप लोग सिंगापुर घूमने जा रहे हो तो आपके पास 10 दिन का ही समय है, तो ऐसे में आप लोग कौन से साधन का या कौन से मार्ग का यातायात के लिए उपयोग कर सकते हो। तो समय के अनुसार भी आप लोग यातायात साधन जो है उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद वे यानी क्या, खर्चा, यानी कितना खर्चा या कितनी लागत लग सकती है उसके अनुसार भी चुनाव किया जाता है। और समयावधि, यानी आपके पास कितना समयावधि है ये भी देखा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यातायात मार्ग का या साधनों का चुनाव करना आवश्यक है। उसके बाद देखो अभी ये सारी चीजें जो है यानी सारी बातें जो है उनको ध्यान में रखते हुए यानी यात्रा अथवा यातायात किया जा सकता है। लेकिन इसमें कौन कौन सी यानी बातें जो है वो बताइए। देखो पहला तो है अपना समय एवं व्यय बच सकता है,
यानी ये सारी चीजों का विचार करते हुए आप लोग अगर यानी यातायात करते हो तो उसमें आप लोगों का समय भी बचेगा और साथ में व्यय भी बच सकता है, यानी खर्चा भी बच सकता है। दूसरा है यात्रा आरामदायी हो सकती है, यानी आपकी यात्रा जो है वो आराम से आप जा सकते हो। तीसरा है माल को क्षति न होते हुए यात्रा हो सकती है, यानी जो आप लोग यात्रा के दौरान यानी जिस माल की यातायात कर रहे हो उसका कोई भी नुकसान नहीं हो सकता या हानि नहीं पहुंच सकती है, वो आराम से उसकी यातायात हो सकती है। और चौथा है ग्राहक द्वारा दी जाने वाली माल की कीमत केवल उत्पादन खर्च पर निर्धारित न होते हुए उत्पादन खर्च एवं यातायात खर्च पर आधारित होती है। तो देखो यानी यहाँ पे क्या बताया है, ग्राहक द्वारा दी जाने वाली माल की कीमत केवल उत्पादन खर्च पर निर्धारित न होते हुए उत्पादन खर्च एवं यातायात खर्च पर आधारित होती है। यानी उत्पादन खर्च कितना हुआ और साथ में यातायात खर्च कितना हुआ, तो ये दोनों की टोटल जो है वो क्या किया जाता है, ग्राहक द्वारा यानी उस माल की कीमत के रूप में निकाली जाती है या ली जाती है। उसके बाद है माल की यातायात शीघ्र एवं सुरक्षित हो, यह आवश्यक होता है। तो यानी जल्दी से जल्दी माल की यातायात, जो नाशवंत पदार्थ रहते हैं तो ऐसे माल की यातायात जो है वो शीघ्रता से हो, साथ में सुरक्षित हो, यही देखा जाता है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि यातायात आर्थिक दृष्टि से किफायती होने से माल की कीमत कम रखी जा सकती है। यानी आर्थिक दृष्टि से किफायती होने से यानी माल की कीमत भी कम की जा सकती है। अगर यातायात में खर्चा कम आ जाता है तो उसमें माल की कीमत कम की जा सकती है। अभी यातायात ये एक मूलभूत सुविधा है, तो देख सकते हो आप लोग, मूलभूत यानी जरूरी है, क्योंकि जो भी माल बनेगा तो वो एक ही जगह पे रखे यानी उसको रखा नहीं जा सकता, क्योंकि अधिक उत्पादन क्यों लिया जाता है, क्योंकि लोगों की मांग रहती है, तो लोगों तक उस वस्तु को पहुंचाना जरूरी होता है, तो इसके लिए यातायात जो है वो करना जरूरी है। तो इसलिए क्या कहा गया है, यातायात एक मूलभूत सुविधा है। यातायात व्यवस्था में यातायात व्यवस्था में विकास यह देश और प्रदेशों के विकास का मानक कहा जा सकता है। तो देखो यातायात जो है वो देश का विकास जो है और प्रदेशों के विकास का मानक कहा जाता है। यानी जितनी यातायात अधिक होगी उतना यानी उस देश का विकास होता है। साथ में अगर किसी प्रदेश से माल की ज्यादा सप्लाई होती है, अब ज्यादा यातायात किया जाता है, तो उस प्रदेश का भी विकास अधिक होता है, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि यानी माल की यातायात पर ही निर्भर करता है कि उस प्रदेश का और उस देश का यानी विकास हो जाता है। साथ में यातायात व्यवस्था में सुधार होने से प्रदेश में जाल और यात्रियों की गतिविधि बढ़ती है। यानी यातायात में अगर सुधार होता है तो उस प्रदेश में माल और यात्रियों की गतिविधि बढ़ती है, यानी माल भी अधिक मात्रा में आता है और साथ में यात्रियों की भी यानी बढ़ोतरी होती है। साथ में वैसे ही उद्योग धंधों और बाजार केंद्रों का विकास होता है। यानी जैसे जैसे यानी माल अधिक मात्रा में आने लगता है, यात्री भी अधिक मात्रा में आते हैं, तो यानी वैसे ही उद्योग धंधों और बाजार केंद्रों का भी विकास वहां पे हो जाता है। आर्थिक विकास और गति, आर्थिक विकास को गति मिलती है, प्रति व्यक्ति उत्पन्न और स्थूल देशांतर्गत उत्पादन, इसमें बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पे आर्थिक विकास को भी गति मिलती है, क्योंकि उद्योग धंधों का विकास होता है, बाजार केंद्रों का विकास होता है, तो वहां पे आर्थिक विकास भी हो जाता है, यानी आर्थिक विकास को गति भी प्राप्त होती है। और आर्थिक विकास को गति प्राप्त होना यानी प्रति व्यक्ति का उत्पन्न बढ़ना, यानी लोग जो है वो हर एक व्यक्ति जो है वो ज्यादा कमाने लगता है, और उसका परिणाम आप लोगों को दिखाई देगा कि देशांतर्गत उत्पादन जो है इसमें भी बढ़ोतरी होती है, यानी देश का विकास भी हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे आप लोगों को सातारा जिले जो है इसका मानचित्र दिया गया है। अभी ये मानचित्र जो है इसका निरीक्षण करके आप लोगों को यानी कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। पहले तो यानी मानचित्रों की सहायता से यानी आप लोगों को यातायात के मार्गों का अध्ययन करना है। यहाँ पे जल रूप और भूरूप यानी ये बताए गए हैं इसमें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सूची में दिखाई दे रहा है, यानी अलग अलग कलर से बताया गया है। यहाँ पे जो सबसे डार्क ब्राउन कलर जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश है, सूची देखिए। फिर उसके बाद जो है वो ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, वो अधिक ऊंचाई वाला प्रदेश है। और चौथा है तीसरा है येलो कलर मध्यम ऊंचाई वाला प्रदेश, और लास्ट जो है ग्रीन कलर का वो कम ऊंचाई वाला प्रदेश है। ठीक है, नदी के लिए भी उन्होंने देखो चिन्ह दिया है। जिला प्रमुख स्थान जो है उसके लिए भी वहां पे चिन्ह दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है तहसील के प्रमुख स्थान वो भी बिंदु है, और यहाँ पे ऊंचाई का स्थान उसके लिए ट्रायंगल है, और जलाशय के लिए भी वहां पे चित्र दिखाई दे रहा है। तो ये सूची आप लोगों को पहले देखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, किसी प्रदेश के मानचित्र द्वारा उस प्रदेश के यातायात मार्गों का वितरण कई मार्गों से घने जाल के रूप में तो कई मार्गों पे विरल दिखाई देता है। यानी कुछ मानचित्र जो है यहाँ पे ये भी मानचित्र आप लोग देख सकते हो, ये भी सातारा जिले का ही है, प्रमुख सड़कें और रेल मार्ग। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि यानी यातायात का मार्ग जो है वो कहीं पे अधिक है तो कहीं पर यानी कम दिखाई देता है, विरल मात्रा में दिखाई देता है। और कुछ जगह पे तो ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि वहां पे मार्ग ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यानी और इस मानचित्र में आप लोगों को दिखाई देगा जल रूप और भूरूप जो है इसमें दिखाई देगा पर्वत, घाटी, नदी, यानी ये सारी चीजें जो है ये जल रूप और भूरूप जो है इस मानचित्र में दिखाई देगी। तो अभी हम लोग यानी पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इस क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना कैसी है? अभी यहाँ पे प्राकृतिक संरचना देखनी है। तो प्राकृतिक संरचना कैसी है, सिर्फ सातारा जिला आपको देखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सातारा जिला। ठीक है, तो यहाँ पे सातारा जिला में कम ऊंचाई वाला प्रदेश है, यानी संरचना जो है वो कैसी है, कम ऊंचाई वाली है। क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर जहाँ पे सातारा जिला दर्शाया गया है तो वहां पे कम ऊंचाई वाला प्रदेश यानी ग्रीन कलर दिखाई देता है, इसके लिए ये कम ऊंचाई वाला प्रदेश है। उसके बाद जो है वो आप लोग देख सकते हो इस प्रदेश की प्राकृतिक संरचना किस पद्धति से बनी है। तो कौन से पद्धति से बनी है, कम और मध्यम ऊंचाई वाले इस प्रदेश से बनी है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सातारा जिला जहाँ पे दर्शाया गया है तो वहां पे येलो और ग्रीन ये दो कलर का उपयोग किया गया है। तो सूची में वो दो कलर के सामने मध्यम ऊंचाई वाला प्रदेश और कम ऊंचाई वाला प्रदेश, तो इस तरह से नाम दर्शाए गए हैं। तो वही दो प्रदेश यानी ऊंचाई वाले प्रदेश आ जाते हैं, यानी मध्यम और कम ऊंचाई वाली, यानी इस प्रकार की संरचना वहां पे दिखाई देती है। उसके बाद जो है वो ऐसे स्थान पर कौन सी रुकावटें दिखाई देती है। तो यानी यहाँ पे आप लोगों को रुकावटों के लिए कौन से यानी रुकावटें दिखाई देती है। पहला तो उसके बाजू से आप लोगों को दिखाई देगा सह्याद्री पर्वत गया है, सह्याद्री पर्वत है, साथ में उसकी उप शाखाएं है और कोयना बांध और शिवसागर जलाशय। तो ये जो है इसमें रुकावट का काम करती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे दूसरा मैप है, उसमें प्रमुख सड़कें और रेल मार्ग है। तो उसके इस मानचित्र के आधार पर कुछ क्वेश्चन है।
तो मानचित्र में कौन से प्रदेश में यातायात जाल अधिक है? तो यहाँ पे कौन से प्रदेश में आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तो मध्यवर्ती प्रदेश में यातायात जाल जो है वो अधिक मात्रा में दिखाई देता है, क्योंकि वहां से रेल मार्ग भी गया है। देखो सूची देख सकते हो आप लोग, राष्ट्रीय महामार्ग है, डबल लाइन है रेड कलर की, फिर अन्य मार्ग जो है वो पतली लाइन है, रेल मार्ग का भी दिया है चिन्ह। देखो प्रमुख जिला जिला मुख्य स्थान है और तहसील मुख्य स्थान है। तो इस तरह से यानी ये सूची में जो दर्शाया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मध्यवर्ती स्थान में क्या है, यानी राष्ट्रीय महामार्ग भी गया है, साथ में अन्य सड़कें भी गया, यानी अन्य मार्ग भी गया है और रेल मार्ग भी गया है। तो मध्यवर्ती भाग में जो है वो यातायात जाल अधिक मात्रा में दिखाई देता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात के विरल जाल वाला प्रदेश कौन सा है? तो यातायात का विरल जाल वाला प्रदेश कौन सा है? तो पूर्वी भाग जो है, यानी पूर्व भाग जो है वो क्या है, विरल यातायात यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद जो है यहाँ पे विरल, पूर्व में क्यों विरल दिखाई देता है? क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो पूरी तरह से वनों से ढका हुआ है, इसके लिए यहाँ पे यानी सड़क मार्ग जो है वो कम मात्रा में दिखाई देते हैं और या अन्य मार्गों का यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। उसके बाद कौन से प्रदेश में यातायात मार्गों का अभाव दिखाई देता है? तो कौन से प्रदेशों में यातायात मार्ग का अभाव दिखाई देता है? पश्चिमी मार्ग में। यहाँ पे पश्चिम की तरफ देखोगे तो उस जगह पर भी आप लोगों को सातारा के यानी साइड में देख सकते हो आप लोग, यानी यातायात के मार्ग यानी बहुत ही कम दिखाई देते हैं, यानी वहां पे यातायात मार्ग का अभाव है। तो ये क्वेश्चन थे जो अभी हमने देखे। तो यहाँ पे देखो यात्राओं के लिए विभिन्न यातायात एवं साधन। तो यहाँ पे ये बस है, यानी स्कूटी है, यहाँ पे टैक्सी है, ये ट्रेन है यानी मेट्रो है, हवाई जहाज है, यहाँ पे जहाज है, और ये भी बस है, यहाँ पे टैक्सी है यानी कार है। तो इस तरह से ये यातायात साधनों का यानी यातायात साधन है जिनका उपयोग हम लोग यानी आपके डेली जीवन में होता है, आप लोग दैनंदिन जीवन में इसका उपयोग करते हो। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं हम लोग यातायात का महत्व। अभी यातायात का महत्व जो है वो कौन सा है? पहला तो है व्यापार विस्तार एवं जान, दूसरा है जलद प्रौद्योगिकीकरण, तीसरा रोजगार अवसरों की उपलब्धता, चौथा क्षेत्रीय सेतु, पांचवा स्थान उपयोगिता, छठा दुर्लभता पर मात, सातवां प्रादेशिक असंतुलन में कमी, और 8 जो है पर्यटन विकास। तो ये यानी यातायात का महत्व है। उसके बाद देख सकते हैं अभी यहाँ पे हरित छन्न मार्ग। अभी हरित छन्न मार्ग यानी क्या? तो देखो यहाँ पे ये आप लोगों को एम्बुलेंस का चित्र दिखाई दे रहा है। तो एम्बुलेंस यानी एक ऐसा वाहन है जिसके लिए यानी कोई भी यानी कुछ कहीं पर भी सिग्नल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, उनके लिए अलग से जगह छोड़ी जाती है ताकि वो वाहन जा सकते हैं। यानी किसी को यानी जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है, मरीज रहता है एम्बुलेंस के अंदर, तो यानी समय ऐसे ही वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए कोई भी रुकावट या बाधा निर्माण ना हो, तो इसके लिए उनके लिए रास्ता छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यानी क्या होता है, कभी कभी मृत व्यक्ति का अवयव यानी क्या, शरीर का कोई भी अंग दान किया जाता है। यानी हम लोग जब जीवित रहते हैं तभी क्या किया जाता है, व्यक्ति का यानी मरने के बाद उस व्यक्ति का अवयव जो है वो दान किया जाता है। या कोई कोई यानी परिवार, जैसे कि कोई व्यक्ति मृत हो गया है तो उसके परिवार वाले
यानी स्व इच्छा से क्या करते हैं, उस व्यक्ति का शरीर का अंग जो है वो दान करना उचित समझते हैं। तो ऐसे समय में देखो, उस समय दाता के स्थान से जरूरतमंद व्यक्ति तक अवयव जल्दी से जल्दी पहुंचाने की आवश्यकता होती है। यानी दाता यानी क्या, जो व्यक्ति मृत हो गया है तो वो व्यक्ति कौन सी जगह पे है और उसका जो अवयव जो है वो जरूरतमंद व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को जरूरत है ऐसे व्यक्ति के पास जल्दी से जल्दी पहुंचाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में अवयव की यातायात ले जाते समय कभी, यानी अवयव की यातायात ले जाते समय कभी सभी प्रकार के मार्ग बिना बाधित उपलब्ध किए जाते हैं। यानी जब इस अवयव की यातायात ले जाते समय, यानी अवयव उस एम्बुलेंस में रख के ले जाते समय सभी प्रकार के मार्ग बिना बाधित उपलब्ध हो जाते, क्योंकि वो अवयव जो है वो कुछ समय के लिए ही यानी जीवित रहता है, तो उतने समय में ही उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना रहता है। तो ऐसे समय में जो मार्ग रहते हैं वो बिना बाधित उपलब्ध किए जाते हैं। इसे बिना बाधित यानी हरित छन्न मार्ग कहते हैं। तो ऐसे समय में यानी उस मार्ग को हरित छन्न मार्ग कहा जाता है। इसलिए अवयव की यातायात द्रुत गति से होकर जरूरत व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं। तो ऐसे अवयव की यात्रा द्रुत गति से यानी जल्द गति से होकर जिस व्यक्ति को जरूरत है तो उस व्यक्ति को उस अवयव दे के यानी क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं। तो इसको हरित छन्न मार्ग कहते हैं। कभी कभी यानी यह हरित छन्न मार्ग एम्बुलेंस का ही नहीं बल्कि हम लोग उसमें इसका भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि कहीं पर आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी रहती है तो उसका भी उपयोग हम लोग ये हरित छन्न मार्ग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी क्या रहते हैं यानी व्यक्तियों के प्राण बचाने के लिए ही वो गाड़ी को भी भेजा जाता है। उसके बाद देखो रो रो पंक्तिबद्ध परिवहन। अभी ये रो रो पंक्तिबद्ध परिवहन यानी क्या, तो इसमें देखो यहाँ पे ये जो ट्रक की लाइन आप लोगों को दिख रही है यानी ये माल की यातायात की जा रही है ना। तो माल की यातायात में यानी ये ट्रक के द्वारा माल की यातायात जो होती है उसमें खर्चा अधिक रहता है। यहाँ पे दूसरे चित्र में भी देखो आप लोगों को ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें क्या किया जाता है, माल को जो है एक स्थान से दूसरे यानी उठाया जाता है या जो माल आया है उसको वहां पे रखा जाता है। यानी ये माल गाड़ी जो है वो खाली करने का स्थान है या जगह है। यहाँ पे आप लोग एक ट्रेन दिखाई दे रही है, भी माल से पूरी तरह से भरी हुई है। यानी ट्रेन जो मालगाड़ी जो रहती है यानी रेल जो रहती है वो भी आप लोगों ने देखी है, तो वो उसका चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी रेल मार्ग ही है, यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी यानी माल लेके जा रहे हैं, ये भी रेल मार्ग का ही चित्र है। तो ये रो रो पंक्तिबद्ध परिवहन यानी एक ही लाइन में वो क्या करते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रो रो पंक्तिबद्ध परिवहन। तो पहला रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यातायात की जाती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक यानी रेल मार्ग के द्वारा यातायात होती है। महामार्ग पर बड़े पैमाने पर माल की यातायात होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो महामार्ग रहते हैं वहां पर ज्यादातर बड़े बड़े ट्रक दिखाई देते हैं जो कि माल की यातायात के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो माल ट्रक से होने वाली माल यातायात रेल मार्ग से होने वाली यातायात से अधिक खर्चीली होती है। यानी जो माल ट्रक से होने वाली यातायात जो है वो रेल मार्ग से होने वाली यातायात से अधिक खर्चीली होती है।
ये रेल मार्ग से जो यातायात होती है उसमें कम खर्चा लगता है, लेकिन ट्रक से जो यातायात होती है माल की, उसमें अधिक खर्चा लगता है। भारत में इसका उपाय रोरो परिवहन पद्धति का उपयोग करने से प्रारंभ हो गई है। तो ये ने भारत में इसका उपयोग जो है वो रोरो परिवहन पद्धति का उपयोग करने से प्रारंभ हो गया है। उसके बाद देखो, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यानी इसमें माल को यानी खाली किया जाता है या यही से माल को रखा भी जाता है, ट्रक भरे भी जाते हैं। तो इस पद्धति से माल से भरा ट्रक मालगाड़ियों पर चढ़ाने के बाद रेल मार्ग से निश्चित स्थान तक ले जा सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, जो आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है, तो उसमें माल जो है वो ट्रक में भरा जाता है और फिर वो माल जो है ट्रक से भरे हुए यानी माल से भरे हुए ट्रक जो है वो जहाँ पे रेल मार्ग है उस स्थान तक लेके यानी ले जा सकते हैं और फिर वो माल जो है वो ट्रक में सॉरी रेल में शिफ्ट किया जाता है। फिर उसके बाद देखो, वहां से जहां माल उतारना है वहां तक ट्रक ले जाते हैं, यानी जहां से भरा है वहां से लेके जाते हैं और जिस जगह पे माल को खाली करना है वहां पे ट्रक ले जाते हैं। और फिर इस कारण ट्रक से यातायात करने पर ईंधन का खर्चा और प्रदूषण को टाल सकते हैं। यानी जहाँ पे रेल मार्ग की सुविधा उपलब्ध है वहां तक ही ट्रक के द्वारा माल की यातायात करना, फिर वहां पे ट्रक यानी खाली करना। इससे क्या हो जाएगा, ईंधन की भी बचत हो जाएगी और साथ में प्रदूषण भी कम हो जाएगा। और फिर माल जो है वहां जहाँ पे खाली किया है तो वो माल जो है वो रेल में शिफ्ट करना, यानी जो रेल की मालगाड़ियां जो है उसमें शिफ्ट करना। तो इससे ईंधन का भी खर्चा कम होगा और साथ में प्रदूषण भी टल सकता है। रोरो परिवहन की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कोंकण रेल मार्ग से हुई है। यानी ये रोरो परिवहन जो है इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले कोंकण रेल से शुरू की गई है। हेलो। जी मिस। हाँ सर, हो गया मेरा। ओके मिस, किसी के रेज हैंड नहीं है तो मैं